देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 2025 के अंत तक किसानों को नहीं होगी यूरिया की किल्लत, यूरिया के आयात से भी भारत को मिलेगा छुटकारा। ब्राजील ने की हरियाणा की मुर्रा भैंस की डिमांड, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए मांगा सीमेंट। सरकार की नई सौर ऊर्जा नीति से किसानों को मिलेगा लाभ, 96% सब्सिडी पर ले सकेंगे सोलर पंप। ग्रीन टीवी अपने प्यारे दर्शकों के लिए मना रहा है ग्रीन परिवार महीना, जिसमें ग्रीन टीवी से जुड़े दर्शकों को हर हफ्ते मौका दिया जा रहा है एक शानदार एंड्रॉइड मोबाइल फोन जीतने का। इसके लिए ग्रीन टीवी के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करने वाले किसानों और दर्शकों को सिर्फ अपने द्वारा शेयर और लाइक किए गए वीडियोस का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540300003। हफ्ते भर में जिस भी दर्शक द्वारा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर कराया जाएगा, उन्हें ना सिर्फ एक अच्छा मोबाइल फोन ग्रीन परिवार की तरफ से तोहफे में दिया जाएगा, बल्कि उन्हें ग्रीन टीवी के प्लेटफॉर्म पर आने का शानदार मौका भी मिलेगा। हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में एक बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत को साल 2025 के अंत तक यूरिया आयात करने की जरूरत नहीं होगी। मंत्री का कहना है कि पारंपरिक यूरिया और नैनो तरल यूरिया का घरेलू उत्पादन देश की वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहने की उम्मीद है। कुछ खबरों की माने तो इस समय देश में पारंपरिक यूरिया का उत्पादन 260 लाख टन है, जबकि स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए लगभग 90 लाख टन का आयात किया जाता है। ऐसे में एक अनुमान जाहिर करते हुए मनसुख मांडविया ने कहा है कि हम 2025 के अंत तक यूरिया मामले में आत्मनिर्भर बन जाएंगे और आयात पर कोई निर्भरता नहीं रहेगी। पारंपरिक यूरिया और नैनो यूरिया का हमारा घरेलू उत्पादन मांग से अधिक होगा। इतना ही नहीं, मंत्री ने कहा कि पारंपरिक यूरिया के लिए लगभग 60 लाख टन उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी, जबकि नैनो यूरिया का उत्पादन बढ़कर 44 करोड़ बोतल प्रति वर्ष होने का अनुमान है, जो कि 200 लाख टन पारंपरिक यूरिया के बराबर होगा। खास बात यह है कि आयात में कमी आने से सरकार को सालाना करीब 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मौजूदा समय में प्रति वर्ष 5 करोड़ नैनो यूरिया की बोतल का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें बढ़ोतरी करने के लिए इफ्को के साथ साथ 2 अन्य कंपनियों RCF और NFL द्वारा 7 और नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। खेती के साथ पशुपालन आय में बढ़ोतरी करने का एक अच्छा स्रोत है, मगर पशुपालन करने के लिए भी कई जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान किसानों को रखना होता है। जैसे पशुओं की खरीद से पहले उनकी नस्ल और गुणवत्ता की जांच। हरियाणा की अगर बात करें तो प्रदेश में मुर्रा नस्ल की भैंस देश भर में काफी ज्यादा मशहूर है, क्योंकि ये देश की सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंसों में शामिल है। इसलिए अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस नस्ल की भैंस की डिमांड बढ़ गई है। हाल ही में ब्राजील ने हरियाणा सरकार से मुर्रा नस्ल का जर्मप्लाज्म यानी कि सीमेन मांगा है। इस बात की जानकारी हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने देते हुए बताया है कि ब्राजील के उबेरबा में स्थित उल्टा जेनेटिक्स प्रयोगशाला ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से गुणवत्ता वाले मुर्रा जर्मप्लाज्म को लेने की इच्छा जताई है, ताकि वो मुर्रा जर्मप्लाज्म से अधिक दूध उत्पादन करने वाले पशुओं की नस्लों को तैयार कर सके। वर्तमान में ये प्रयोगशाला जर्मप्लाज्म की खरीद इटली से कर रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुर्रा भैंस की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रोजाना औसतन 20 लीटर दूध देती है, जबकि कई भैंसें तो 35 लीटर तक दूध देने में सक्षम होती हैं। जाहिर है कि हरियाणा के कृषि मंत्री समेत एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा ब्राजील में वहां के पशुपालन पर अध्ययन के लिए एक दौरा किया जा रहा है। इस अध्ययन दौरे का मकसद प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें कुसुम योजना के तहत जहां केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों को 60% अनुदान दिया जाता है, तो वहीं कुछ राज्य सरकारों द्वारा इसमें अधिक टॉपअप देकर अनुदान की मात्रा को बढ़ा दिया गया है, जिससे किसानों को अधिक अनुदान मिलता है और वो बहुत कम ही खर्चे पर अपने खेतों में सोलर पंप आसानी से लगवा सकते हैं। इसी कड़ी में अब झारखंड सरकार राज्य के किसानों को
96% अनुदान दे रही है। झारखंड सरकार ने सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार के लिए सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू कर दी है, जिसके तहत सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य 2022 से 23 से 2026 से 27 के लिए निर्धारित किया गया है। सौर ऊर्जा नीति के तहत राज्य में सोलर पार्क, कैनाल टॉप, सोलर फ्लोटिंग सोलर जैसी कई योजनाओं के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा का विकास किया जाएगा। इतना ही नहीं, किसान सोलर वाटर पंप सेट योजना के लिए एक वेब पोर्टल का उद्घाटन भी करेगी, जिसका काम योजना को पारदर्शी बनाने के लिए डेटा संग्रहण, डेटा विश्लेषण और ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना होगा। प्रथम चरण में अब तक करीब 6717 किसानों को सोलर पंप सेट पूरे राज्य में दिए जा चुके हैं, जिसमें साल 2020 से 22 तक राज्य भर में 6500 सोलर पंप सेट लगे हैं। वहीं दूसरे चरण में राज्य सरकार ने 10,000 सोलर पंप सेट लगाने का लक्ष्य तय किया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। इसमें एक दो नहीं बल्कि 77,889 ऐसे किसानों के बैंक खातों में सम्मान निधि की राशि डाल दी गई है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। शासन ने अब सभी जिलों में पत्र भेजकर ये खाता धारक या फिर बैंकों से संपर्क साधकर रिकवरी के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि ऐसे खातों में डाली गई निधि का आकलन किया जा रहा है और माना जा रहा है कि करीब 100 करोड़ रुपए इस तरह के खातों में अभी तक डाले गए हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से बिजली विभाग ने गरीब किसान को 1 महीने का बिजली का बिल 1,380,000 रुपए का भेज दिया है, जिसे देखकर किसान के होश ही उड़ गए। परेशान किसान आनन फानन में जैसे तैसे सीधे बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचा और अधिकारियों को इस मामले की सूचना दी। अधिकारियों ने बिजली का बिल कम करते हुए 44,290 रुपए का भुगतान करने का किसान को फरमान सुना दिया। किसान का कहना है कि इतना बिजली का बिल किस हिसाब से दिया गया है, उसे ये तक नहीं बताया गया, जबकि वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत हाल ही में कृषि उपज मंडी समिति दौसा के 8 किसानों को सरकारी सहायता का लाभ सबसे पहले प्रदान किया गया है। दरअसल कृषि राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने बताया है कि प्रदेश में पहली बार राजीव गांधी कृषक साथी योजना को ऑनलाइन किया गया है, जिससे किसानों को दिए जाने वाली पूर्ण भरण भुगतान राशि अब ऑनलाइन माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जाएगी। इसी को लेकर करीब 5,10,000 रुपए इन 8 किसानों को ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के उपाध्यक्ष सागर रबारी ने बीते मंगलवार को राज्य में किसानों की दुर्दशा के लिए आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ पर निशाना साधते हुए कहा है कि गुजरात के किसान सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। आजादी के 70 साल बाद भी गुजरात में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी या पर्याप्त बिजली तक उपलब्ध नहीं है। सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री में व्यापक भ्रष्टाचार है। उन्होंने यहां तक कहा कि भारतीय किसान संघ किसानों के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए काम करता है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय को लेकर एनएफएसए के लिए पहला राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जारी किया है। इस रैंकिंग में सामान्य श्रेणी में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उड़ीसा को पहला स्थान हासिल हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का नाम शामिल है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।